गुड लक फॉर ऑल स्टूडेंट। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आज हमारे पास क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी भारतीय बहीखाता प्रणाली से संबंधित है। और ये क्वेश्चन जो है, इसमें पक्की रोकड़ बही के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में कच्ची रोकड़ बही और बंद बही के बारे में बात की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित व्यवहारों का सर्वश्री देवदास रामदास की रोकड़ बही में 1 जनवरी 2016 सोमवार मिति पौष सुदी 13 संवत, ये सुदी जो है 13 हो गई और संवत 2073 को लेखा कीजिए। यहाँ लिखा है रोकड़ बही में, लेकिन ये नहीं लिखा है कि ये कच्ची रोकड़ बही, बंद बही या पक्की रोकड़ बही, किस में लिखना है इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो इसको देखकर हमें खुद पहचानना है कि अगर इसमें उधार के लेन-देन आ जाते हैं, तो वो पक्की रोकड़ बही होगी। जैसे यहाँ लिखा है कि श्री रोकड़ बाकी यानी ये पिछली रोकड़ बाकी है, व्यापार शुरू नहीं किया गया, पहले से ही संचालित है, व्यापार आगे बढ़ाया जा रहा है। तो श्री रोकड़ बाकी के यहाँ पर ₹7,300 हैं। देवी प्रसाद से उधार क्रय किया। यहाँ तो उधार लिखा हुआ है, ये क्लियर हो रहा है कि उधार खरीदा है। क्या खरीदा है? भई यहाँ गेहूँ खरीदी है 15 कुंटल और दर जिसकी ₹120 प्रति कुंटल है। चना 10 कुंटल खरीदा गया है इनसे, दर जिसकी ₹150 प्रति कुंटल है। फिर रामधनी को बेचा। अब यहाँ पर उधार बेचा या नकद बेचा, यहाँ पर ये नहीं लिखा है। लेकिन आपको दोहरा लेखा प्रणाली में जो जर्नल बताए थे, उसमें भी ये चीज़ बताई थी, अगर किसी व्यक्ति का नाम, किसी कंपनी का नाम या किसी संस्था का नाम आ जाए माल खरीदने-बेचने में, तो वो लेन-देन उधार का लेन-देन होता है, यानी ये लेन-देन भी उधार का ही लेन-देन होगा। क्या है? गेहूँ 10 कुंटल और दर ₹125 प्रति क्विंटल के हिसाब से इनको बेचा है। अब यहाँ नकद के भी लेन-देन है, नकद माल खरीदा है, गेहूँ 12 कुंटल और दर ₹110 प्रति क्विंटल। नकद माल बेचा भी है, गेहूँ 10 कुंटल बेचे हैं, दर ₹130 प्रति क्विंटल के हिसाब से और चावल जो बेचे हैं, वो 4 कुंटल बेचे हैं, दर ₹150 प्रति क्विंटल के हिसाब से। इसके बाद व्यापार के लिए ₹1000 का फर्नीचर भी क्रय किया गया है और सोहनलाल से प्राप्त किए हैं ₹2300 और आगे यहाँ लिखा हुआ है कि दुकान के खर्चे विज्ञापन पर ₹50 खर्च किए हैं, स्टेशनरी पर भी ₹20 खर्च किए हैं और फुटकर पर ₹10 खर्च किए हैं। इस तरह से सारे लेन-देन यहाँ दे दिए गए और इसका आंसर भी दे रहा है। रोकड़ बही का जो शेष बचेगा वो ₹9100 बचेगा। अंकों के लिए मैंने आपको बोला है कि हिंदी के अंकों को ज़रूर देख समझ लें, जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी के अंक अगर मिक्स करके लिखेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा और सही आंसर हमारा नहीं आ पाएगा। इसलिए हमें हिंदी के अंकों में ही ये लिखना है, क्योंकि ये हिंदी के ही अंकों में लिखी जाती है। अगर आज भी किसी पुराने बनिए की, साहूकारे की या महाजन की दुकान पर आप चले जाएँ, तो पुरानी ये हिंदी के ही अंकों में आपको हिसाब-किताब बना करके देंगे। तो इसको कैसे करके किया जाएगा क्वेश्चन को, वो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसके फॉर्मेट को भी देखेंगे। फॉर्मेट पिछली वीडियो में मैंने बनाया था, कर सिखाया दिखाया था और अभी भी मैं यहाँ पर अभी सिखाऊँगा आपको। ये हमारे पास में एक पेज है। तो फॉर्मेट के लिए आप लोगों को बताया गया था कि इसमें जो फॉर्मेट है वो लाइनें नहीं इसमें डाली जाती हैं। हमें क्या करना होता है, पेज को फ़ोल्ड करना होता है, मोड़ना होता है। 8 खाने हमें इसमें बनाने होते हैं, जो 4-4 भागों में विभक्त होती हैं। दोनों ही भाग जमा पक्ष, एक जमा पक्ष हो जाएगा बायाँ पक्ष। जैसे इस तरह से अगर मैं इसको मोड़ दूँ, तो ये हमने इसको यहाँ पर मोड़ लिया और यहाँ पर मोड़ डाल दिया। अब यहाँ जो हमारे पास में ये जमा पक्ष हो गया, बायाँ भाग, और ये नाम पक्ष हो गया। अब पूरा मैं इसको मोड़ करके दिखाता हूँ। एक मोड़ हमने ये लगाया, क्योंकि हमें 8 खाने बनाने हैं बराबर-बराबर के। एक मोड़ हमने और लगाया, दूसरा मोड़, और एक तीसरा मोड़ और लगा देंगे इस तरह से। इस तरह ये तीसरा मोड़ हमने और लगा दिया और इस तरह हमारे पास खाने बनकर तैयार हो जाते हैं, 8 खाने। इसको अगर हम खोलेंगे तो 8 खाने हमारे पास बनके तैयार हो जाते हैं, जो कि बराबर-बराबर के दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से ये बनाए जाने हैं। बाकी अब हम यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन के अनुसार। जैसे सबसे पहले ये बताया गया था कि हम शुरुआत करते हैं श्री किसी भी इष्ट देव का नाम यहाँ पर लिख देते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आज श्री गणेश जी सदा सहाय। किसी अन्य इष्ट देव का भी नाम यहाँ पर आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। फिर जो क्वेश्चन में दे रखा होता है, उस क्वेश्चन में से ही चीज़ें उठा करके हमें यहाँ पर लिख देनी है। अंग्रेजी की जो तारीख होगी और सन होगी, उसे सबसे लास्ट में लिखेंगे। जो हिंदी के हिसाब से दे रखा है चीज़ें, वो वहाँ पर हम पहले लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखा है मिति पौष सुदी 13 और संवत यहाँ दे रखी है संवत 2073। दिन भी यहाँ दे रखा है सोमवार, तो सोमवार डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख के देते हैं, सोमवार। आगे यहाँ अंग्रेजी की तारीख दे रखी है 1 जनवरी 2016, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 जनवरी 2016। इस तरह से हमने अपने अनुसार यहाँ पे इस देव का नाम लिख दिया और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो क्वेश्चन से उठा करके यही हमने यहाँ पर लिखी है। ये सबको पता है कि 4 ये कॉलम यहाँ तक है, जो कि हमारे जमा पक्ष है। हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं जमा पक्ष। ना भी लिखें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर यहाँ पर हमने लिखा है नाम पक्ष। ये यहाँ पर हमने लिख दिया है। इसके बाद अब हम लेन-देन को शुरू करेंगे और लेन-देन को जो शुरू करेंगे, सबसे पहले पिछली रोकड़ बाकी दे रखी है। पहले इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा समझ लें। कोई सी भी अगर बही बनाई जा रही है, बंद बही, कच्ची रोकड़ बही या पक्की रोकड़ बही, इसमें हमें एक चीज़ समझना है कि अगर धनराशि हमारे पास आ रही है व्यापार में हमारे, तो वो जमा पक्ष में लिखी जाएगी। धनराशि व्यापार से निकल कर बाहर जा रही है, तो वो नाम पक्ष में लिखी जाएगी। अगर माल बेचा गया है, तब भी धनराशि आ रही है, जमा पक्ष में लिखी जाएगी। माल खरीदा गया है, तब भी नाम पक्ष में लिखी जाएगी। यहाँ कॉन्सेप्ट जो चेंज होता है थोड़ा-सा, वो ये कि जब माल उधार खरीदा गया हो या माल उधार बेचा गया हो, तब क्या करेंगे? तब हम यहाँ पर काम करेंगे ये
कि अगर माल उधार खरीदा गया है, तो पहले खरीदने वाले पक्ष में ही लिखेंगे, फिर टोटल रकम उठा करके उस व्यक्ति के जमा कर देंगे जमा पक्ष में, जिस व्यक्ति से माल उधार खरीदा है। ऐसे ही माल उधार बेचने का लेखा पहले बेचने वाले पक्ष में, जमा पक्ष में किया जाएगा, फिर उसको उठाकर नाम पक्ष में लिख दिया जाएगा। कैसे लिखेंगे, वो मैं अभी आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। ये इस तरह से हमारे पास में पक्की रोकड़ बही बन जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं यहाँ पर पक्की रोकड़ वही, ये हमारे पास पक्की रोकड़ वही बन के तैयार होगी। एक चीज़ और, इसमें पन्ना नंबर भी पड़ा रहता है, चाहें तो वो पन्ना नंबर भी डाल दें। अब ये कोई ओरिजिनल चीज़ तो है नहीं, अपने पास से यहाँ पन्ना नंबर कुछ भी डाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लेन-देन को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर लेन-देन है पिछली रोकड़ बाकी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पिछली रोकड़ बाकी के जमा। के अगर ना भी लिखें तब भी यहाँ पर काम हमारा चल जाएगा। जिसके रुपए यहाँ पर दे रखे हैं ₹7,300। तो 7,300 मैं अलग कलर के पेन से यहाँ पर लिख के देता हूँ और वो मैंने यहाँ पे लिखे ₹7,300। ये यहाँ पर मैंने रेड कलर से यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद फिर बात आती है, इसको हम यहाँ पर कर देंगे अंडरलाइन और अंडरलाइन यहाँ पर कर दिया है। इसके बाद फिर अगले लेन-देन को देखते हैं और अगला लेन-देन यहाँ पर लिखा हुआ है कि देवी प्रसाद से उधार खरीदा। अब ये उधार खरीदा, अब उधार नकद में हमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर उधार नकद आ जाए, यहाँ बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये देखें माल खरीदा गया है या बेचा गया है। तो यहाँ पर माल खरीदा गया है, तो पहले हम माल खरीदने का ही लेखा कर देंगे। जब माल खरीदने का लेखा करेंगे, तो यहाँ ये हमारा नाम पक्ष यहाँ से शुरू होता है। पहला खाना छोड़कर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, दूसरे खाने से। लिखेंगे श्री माल खाते नाम। हमने यहाँ लिख दिया श्री माल खाते नाम। के भी यहाँ पे लगा सकते हैं श्री माल खाते के नाम, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्या खरीदा गया है, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर खरीदा गया है, यहाँ पर फिर एक खाना बाईं तरफ से छोड़ देंगे, यानी 2 खाने यहाँ छोड़ेंगे। जो भी कुछ खरीदा गया है, यहाँ पे इसका लिखा जाएगा विवरण। गेहूँ खरीदे गए हैं, तो यहाँ पर लिखा जाएगा गेहूँ और ये 15 कुंटल खरीदे गए हैं, तो यहाँ लिख दिया जाएगा 15 कुंटल। आप देख रहे हैं, मैं हिंदी के ही अंकों में लिख रहा हूँ, तो आपको भी हिंदी के ही अंकों में यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद फिर यहाँ लिखा हुआ है दर इसकी हमें देखनी है और दर जो दे रखी है ₹120 प्रति कुंटल यहाँ पर दे रखा है। इन दोनों की हम गुणा करके रुपए इस वाले खाने में यानी दूसरे खाने में लिख देंगे और गुणा करके इनके आ रहे हैं ये 15 और 12 की गुणा करेंगे तो 180 आता है। पैसे हमने ऐसे ही लिख दिए हैं और रुपए जो इनके आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 1800। इन दोनों की गुणा करने पर ₹1800 हमारे पास आ रहा है। और क्या खरीदा गया है वो देखें, लिखा है कि चना खरीदा गया है। तो हम यहाँ पर अब दूसरी लाइन में लिख देंगे चना और चना जो है वो 10 कुंटल खरीदा गया है, तो 10 कुंटल हमने यहाँ पे लिख दिया और दर जिसकी दे रखी है ₹150 प्रति कुंटल, ₹150 प्रति कुंटल। इस तरह से यहाँ पे लिख दिया गया। इसके बाद अब इसके रुपए अगर हम देखें, तो इसके जो रुपए होते हैं, इन दोनों की गुणा करके लिख दिए जाएँगे ₹1,500 और इसमें कुछ भी नहीं खरीदा गया था। जब नहीं खरीदा गया था, तो इसको हम कर देंगे यहाँ पर अंडरलाइन। हमने अंडरलाइन यहाँ पर कर दिया और इनके रुपए दोनों के जोड़ करके हम ले आएँगे यहाँ, कुल माल में। तो यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएँगे, ज़ीरो का 0 ऐसे ही आ गए हैं, 8 और 5 13 का 3 लिख जाएगा, हासिल 1 बचेगा, तो 1 2 3 3 यहाँ पर हो जाता है, ₹3,300 का कुल माल यहाँ पर खरीद लिया गया है। 3,300 का खरीद लिया गया। लेकिन ये माल उधार खरीदा गया था। तो आपने देखा पहले हमने जैसे नकद का करते हैं लेखा वैसे ही किया। इसका लेखा अब करेंगे अपोज़िट साइड में। जिस व्यक्ति से खरीदा गया है उसको अपोज़िट साइड में भी लिखेंगे और क्या लिखेंगे, ये किससे खरीदा था उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिखेंगे, उस व्यक्ति के नाम में जमा करेंगे। देवी प्रसाद से उधार खरीदा गया था, तो यहाँ लिखा जाएगा श्री देवी प्रसाद के जमा, यहाँ जमा कर दिया गया। किस बात के लिए जमा किए जा रहा है ये धनराशि को, तो यहाँ लिखेंगे हम उधार क्रय, यानी उधार खरीदा गया। जब ये उधार खरीदा गया है, तो इसका बिल मिला होगा, बीजक मिला होगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बीजक संख्या और मैंने शॉर्ट में लिख दिया जगह कम होने की वजह से। अब ये ओरिजिनल लेन-देन तो है नहीं, तो डॉट, डॉट, डॉट हमने यहाँ लगा दिया और इसको कर देंगे हम अंडरलाइन। इस तरह से हमने अंडरलाइन यहाँ पर कर दिया है। कुल मिलाकर भी अलग-अलग लेन-देनों के रुपए नहीं लिखे जाएँगे, कुल कितना माल इनसे खरीदा गया था, टोटल रुपए यहाँ लिख दिए जाएँगे और वो कुल रुपए थे 3,300। तो ₹3,300 यहाँ पर लिख दिया जाएगा, इस तरह से। ऊपर भी मैं इसको नीले पेन से ही लिख के देता हूँ, 7,300 हो सकता है रेड पेन का दिखाई ना दे। तो इस तरह से हमने ये लिख दिया। अब इसके बाद अगला लेन-देन आता है और अगला लेन-देन लिखा हुआ है, रामधनी को बेचा। अब रामधनी को जब माल बेचा गया है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो हमें लिखना है, वो लिखना है कि जो माल बेचा गया, माल जैसे नकद का लिखा जाता था बेचने का, उसी तरह से हमें लेखा यहाँ पर करना है। तो उसी तरह से जब लेखा करना है, तो माल बेचने का लेखा जमा पक्ष में किया जाता है। अब भी हम जमा पक्ष में ही इसका लेखा करेंगे। अब जब जमा पक्ष में करेंगे, तो सबसे पहले लिखा जाएगा श्री माल खाते
जमा। ये हम नकद की ही तरह लेन-देन अभी यहाँ पर कर रहे हैं, जबकि ये लेन-देन उधार का लेन-देन है। तो क्या माल इनको बेचा गया है, वो हम यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। जो यहाँ पर जो रुपए थे 3,300 ही लिखे जाएँगे, रह गए हैं लिखने से 3,300 रुपए ऊपर वाले लेन-देन के थे। तो माल खाते में अब हम यहाँ पर लिखेंगे गेहूँ 10 कुंटल बेचे गए हैं, तो यहाँ लिख दिया जाएगा गेहूँ 10 कुंटल और दर जो दे रखी है, वो दे रखी है ₹125 प्रति कुंटल, ₹125 प्रति कुंटल। ये ऑब्लिक का जो चिन्ह हम लगा रहे हैं, ये प्रति के लिए भी यूज़ होता है। इस तरह से ये रुपए हो जाते हैं 125 की जब हम इससे गुणा करेंगे, वैसे तो हम यहाँ पर बनाकर डबल ज़ीरो ही लिखेंगे। इनकी गुणा कर देंगे तो यहाँ 1 ज़ीरो और लग जाएगा यानी कि 1250 ₹1250 के हो जाते हैं। इनमें और कोई भी चीज़ इनको नहीं बेची गई है, तो इसको हम करेंगे अंडरलाइन। यहीं पर इसको हम अंडरलाइन इस तरह से कर देंगे और ये रुपए उठा करके माल खाते में लिख दिए जाएँगे। अगर कुछ और होता तो नीचे लिख दिया जाएगा, जैसे यहाँ लिखा गया था। तो ₹1250 यहाँ लिख दिया गया। अभी ये लेन-देन उधार का था, पूरा नहीं हुआ है। इस लेन-देन को उठा करके अब हम नाम पक्ष में भी लेकर जाएँगे और नाम पक्ष में उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे, जिसको माल बेचा गया है। माल बेचा गया है श्री रामधनी को, तो यहाँ लिख देंगे श्री रामधनी के नाम। किसी भी नाम के साथ में खाता नहीं लिखते हैं, ये दोहरा लेखा प्रणाली में भी सिखाया था। अब आगे एक खाना फिर और छोड़ेंगे यहाँ से, यहाँ हमने ये खाना छोड़ा था तो यहाँ पर 2 छूट जाएँगे। क्या है? उधार विक्रय। अगर जगह आपके पास भरपूर है, कॉलम भरपूर है, तो पूरी बात लिख सकते हैं उधार माल बेचा। फिलहाल उधार विक्रय मैंने लिख दिया और यहाँ भी जब बेचा था तो बीजक हमने बना कर के दिया है, वो बीजक संख्या यहाँ पर लिख दी जाएगी। कितना था? कुल रुपए उठा कर के यही आ जाएँगे ₹1250 और यही रुपए ₹1250 यहाँ लिख जाएगा और इसको हम कर देंगे अंडरलाइन। अंडरलाइन आप देख रहे हैं कि केवल लास्ट के जो 3 खाने होते हैं उनको अंडरलाइन करते हैं। अगला लेन-देन हमारे पास लिखा है, अब ये लेन-देन हमारा पूरा हो गया। जब दोनों पक्षों में हो गया उधार का लेन-देन तभी ये पूरा लेन-देन होता है। इसके बाद फिर आता है हमारे पास में अब नगद माल खरीदा, तो माल खरीदने का लेखन नाम पक्ष में ही लिखा जाता है। करेंगे श्री माल खाते नाम। अब क्या माल खरीदा गया है? गेहूँ खरीदा है 12 कुंटल, तो यहाँ लिख देंगे गेहूँ 12 कुंटल और दर जो दे रखी है ₹110 प्रति कुंटल, ₹110 प्रति कुंटल। इस तरह से इसके रुपए हमारे पास जो हो जाएँगे, वो रुपए हमारे पास हो जाएँगे ये 1350 हो जाएँगे, किस तरह से हमारे पास डबल ज़ीरो तो ये हो ही गया सॉरी 1 ज़ीरो हमारे पास में हो जाएगा और 12 एकम 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, 12 एकम 12 और 1 13 इस तरह से ₹1320 यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा और यही रुपए उठ कर के ₹1320 यहाँ लिख दिए गए। आप लोगों ने देखा होगा पुराने जो दुकानदार होते हैं वो इस ब्रैकेट को जो यहाँ तक ले आते हैं, तो ये भी प्रचलन में था इस तरह से। अब इसको हम क्या करेंगे, इसे कर देंगे हम अंडरलाइन, ये क्योंकि ये लेन-देन हमारा पास हमारे पास ये जो है पूरा हो गया। इसके बाद अगला लेन-देन है नगद माल बेचा। जब नगद माल बेचा गया है, तो सीधी बात है जमा पक्ष में लिखा जाएगा श्री माल खाते जमा। अब क्या माल बेचा गया है उसका विवरण यहाँ पर दे दिया जाएगा और जो विवरण है वो लिखा है गेहूँ 10 कुंटल है, तो यहाँ लिख दिया जाएगा गेहूँ 10 कुंटल और जो दर दे रखी है ₹130 प्रति कुंटल है, ₹130 प्रति कुंटल। इस तरह से इनकी आपस में गुणा कर दी जाएगी, तो ये ₹1300 इनकी गुणा हो जाएगी। यानी 1 ज़ीरो इसमें ये 10 वाला और लग जाएगा। इसके बाद फिर बात आती है कि फिर और क्या बेचा जा रहा है, तो और भी यहाँ पर दूसरी चीज़ दे रखी है, चावल 4 कुंटल दे रखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चावल 4 कुंटल और दर जो दे रखी है ₹150 प्रति कुंटल, ₹150 प्रति कुंटल ये लिखा है। और कोई भी किसी भी खाने की चीज़ दूसरे खाने में ना जाए, ये भी हमें ध्यान रखना है। इस तरह से ये कितने रुपए के हो जाते हैं, यहाँ डबल ज़ीरो पैसे हमने बना दिए हैं और 1 ज़ीरो ऐसे ही आ गया, 15 चौका 60, 60 ये आ गया यानी कि 600 रुपए हमारे पास में ये बन जाते हैं। और इसमें कुछ भी बेचा नहीं गया, तो हम इसको कर देंगे अंडरलाइन। अंडरलाइन मैंने बताया 3 खानों को अंडरलाइन किया जाता है लास्ट के। इन दोनों को जोड़ करके जो रुपए बनते हैं, वो माल खाते में जमा कर दिए जाएँगे, जोड़ करके लिख दिया जाएगा। तो 6 3 9 यानी ₹1900 हो जाते हैं, ₹1900 ये हमने यहाँ लिख दिया है ₹1900। इसके बाद आगे की बात की जाती है, तो आगे यहाँ लिखा हुआ है कि व्यापार के लिए 1000 का फर्नीचर क्रय किया। जब 1000 का फर्नीचर क्रय किया है, तो यहाँ पर लिख देंगे श्री फर्नीचर खाते के नाम। अब फर्नीचर क्यों खरीदा है, वो यहाँ पर लिख देंगे, दुकान के लिए खरीदा गया है व्यापार के लिए, तो यहाँ लिख देंगे व्यापार वास्ते फर्नीचर क्रय या खरीदा, पूरी बात भी यहाँ पर लिख सकते हैं।
अब इसके बाद हमें करना क्या है, ये कितने रुपए का था खरीदा हुआ? ये 1000 रुपए का खरीदा था, तो यहाँ 1000 रुपया लिख दिया जाएगा। और क्योंकि एक ही बार खरीदा गया और उसके बाद इसका कोई ज़िक्र नहीं है, अंडरलाइन कर देंगे। जब अंडरलाइन कर दिया, तो ये टोटल उठा करके यही लिख दिया जाएगा, क्योंकि और कोई रकम है नहीं। इसके बाद लिखा है दुकान खर्च। अब दुकान खर्च में 3 चीज़ें हैं, विज्ञापन, स्टेशनरी, फुटकर व्यय। तो इनके लिए हम ये भी हमारे पास रुपए जा रहे हैं, ये नाम पक्ष में ही लिखे जाएँगे, श्री दुकान खर्च खाते नाम। खाते के नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब क्या-क्या खर्चे हैं एक ही बार में एक ही लाइन में लिखते चले जाएँ या अलग-अलग भी लिख दें, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कैसे भी लिख लें। जैसे यहाँ सबसे पहले दे रखा है विज्ञापन, तो सबसे पहले हमने विज्ञापन लिख दिया और विज्ञापन के ₹50 यहाँ दे रखे हैं, तो हमने यहाँ लिख दिए ₹50। विज्ञापन के बाद लिखा हुआ है स्टेशनरी, तो हमने स्टेशनरी लिख दी और स्टेशनरी के रुपए जो हैं वो 20 दे रखे हैं, वो ₹20 हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद लिखा है फुटकर व्यय। फुटकर व्यय और फुटकर व्यय के रुपए लिखे हुए हैं 10, तो हमने यहाँ पर रुपए लिख दिया 10। इस तरह से ये सब सारे लेन-देन हमने यहाँ पर लिख दिए। तो अब इसको हम यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि ये लेन-देन हमारे हो गए। कुल कितने रुपए हो गए? 50, 20, 70 और 10, 80। ये ₹80 यहाँ पर टोटल हो गए। तो और ₹80 दुकान खर्च खाते के नाम में हम यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह से हमारे पास सारे लेन-देन इस रोकड़ बही के हो गए हैं। जो भी इस क्वेश्चन में लेन-देन थे, वो सारे लेन-देन हो गए। अब आगे का तरीका आपको पता है ही कि हम इस कॉल खाने को बंद कर देंगे। और जो भी नाम पक्ष में रुपए आए हैं, ये सब जोड़ करके तीसरे खाने में लिख देंगे और ये जो सब जोड़ करके आएँगे, ये हमारे पास में देखें, पैसे तो ऐसे ही लिख जाएँगे जैसे हैं, यानी डबल जीरो। अब रुपए का हम जोड़ करेंगे तो जीरो ऐसे ही आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 5, 2, 7 और 8, 15 का 5 हासिल 1 आ जाएगा, 4, 2, 6, 3, 9, 9 इसी तरह से आ जाएगा। यहाँ हासिल में अब कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो 3, 4, 5, 6 ये हमारे पास में आएगा 6,950 ये आया नाम पक्ष का। इसी तरह से अब हम जमा पक्ष का भी टोटल दिखाएँगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे पहले जमा जोड़ लो, चाहे जोड़ करने से पहले यहाँ पे एक लेन-देन अभी और बच गया है सोहन लाल से प्राप्त किए। तो सोहन लाल से प्राप्त किए, तो वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा श्री सोहन लाल के जमा। अब क्या है ये रोकड़ प्राप्त किए, केवल रुपए प्राप्त किए और इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। यहाँ रोकड़ मार्फत लिख के दे रहे हैं कि रुपए जो है वो रोकड़ के मार्फत हमें प्राप्त हो रहा है, नकद में प्राप्त हो रहा है। रोकड़ मार्फत हमने यहाँ पर लिख दिया। कितना रुपया है? 2300 तो ₹2300 हमने वो यहाँ पर लिख दिया है। क्योंकि बस ये लेन-देन पूर्ण हो गया है, इसको अंडरलाइन हम कर दे रहे हैं, क्लोज़ कर दे रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं। तो ये रुपए हमारे पास 2300 और आ जाते हैं, जो जमा पक्ष में बढ़ गए हैं ₹2300। इसका अब हम टोटल करेंगे, तो अब हम जब इसका टोटल करेंगे अब अंडरलाइन यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो टोटल हमारे पास में पैसे तो ऐसे ही आ गए हैं और रुपए जब हम जोड़ेंगे तो ज़ीरो ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास में 5 ऐसे ही आ जाएगा और 5 के बाद में यहाँ कोई हासिल हमारे पास नहीं था। 3, 3 6, 6 2 8, 8 9 17, 17 और 3 20 का ज़ीरो हो जाएगा हासिल यहाँ पर 2 हमारे पास बचेगा। 9, 9 3 12, 13, 14 और 2 16। ₹16,050 ये टोटल आ जाता है। अब ये दोनों टोटल हमारे सामने हैं। आगे की प्रक्रिया आप कुछ जानते ही हैं, पिछले क्वेश्चन में भी बताई थी कि जो टोटल जमा पक्ष और नाम पक्ष में से जो भी टोटल ज़्यादा है, वो टोटल दोनों पक्षों में लिखा जाएगा। तो टोटल जमा पक्ष का ज़्यादा है, जो नाम पक्ष में लिखेंगे, लेकिन एक लाइन खाली छोड़ कर के हम छोड़ देंगे तब, इस तरह से। कितना? ₹16,050 ज़्यादा है, दोनों तरफ ये लिखा गया। ज़्यादा वाले में से हम कम वाला घटा लेंगे और घटा के जो बचेगा वो यहाँ पहले खाने में लिख दिया जाएगा। 0 में से उल्टा घटाएँगे, 0 में से 0 घटेगा तो 0 बचेगा, 5 में से 5 घटाएँगे, 0 बचेगा। यहाँ पर 0 है तो इधर से ढाई देंगे, 10 में से 9 घटाएँगे, 1 बचेगा, यहाँ 5 रह गया। 15 में से 6 घटाएँगे तो 9 बचेगा। इस तरह से हमारे पास ₹9,100 और यही हमारा आंसर होगा। इस पे हम लिख देंगे श्री रोकड़ वाक़ई रही या रहे। यही हमारा आंसर है। ये मैंने क्वेश्चन में भी आपको दिखा दिया था कि इसमें जो आंसर दिखाया गया है क्वेश्चन में वो ₹9,100 ये दिखाया गया था आंसर ₹9,100। इस तरह से हमारे पास में ये पक्की रोकड़ बही हो गई। फुल कंप्लीट है हमारे पास में। तो पक्की रोकड़ बही की पहचान क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब उधार के लेन-देन नकद के लेन-देन तो है ही हैं, नकद के लेन-देनों के साथ-साथ उधार के भी लेन-देन अगर यहाँ पर आ रहे हैं, तो समझ लेंगे कि ये जो रोकड़ बही है, पक्की रोकड़ बही है। इस तरह ये हमारे पास फुल कंप्लीट है। अपने पास चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं और ये रीडर चॉइस की बुक का है। रीडर चॉइस की वोकेशनल कॉमर्स की बुक और जनरल कॉमर्स की बुक दोनों में ही दे रखा है। जनरल और वोकेशनल दोनों में।